हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट बोले तो भूगोल सब्जेक्ट का चयन किया है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आप लोगों की एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करें जो कि आपके पेपर में पूछा जाए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए मॉडल सेट वाली क्लास स्टार्ट किया है, तो आप लोग मॉडल सीरीज को जो है जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आपको आज के इस क्लास के माध्यम से जैसे कि आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप में शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, सेम उसी प्रकार से आपको क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों ने अभी तक सेशन को अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया है तो लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे को अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चे, लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके अंत में ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस कैसी लगी। और क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो अपना सपोर्ट दिखाइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि एक प्रश्न ही नहीं, यहां पर एक प्रश्न के साथ साथ आपको बहुत सारे प्रश्न लिखाने वाला हूं, बहुत सारे प्रश्न नोट कराने वाला हूं। हर क्वेश्चंस का बेहतरीन ढंग से पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। आपका जो पहला प्रश्न जो कि ग्रुप नंबर ए का है, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चंस, प्रत्येक 2 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्या पूछा गया क्वेश्चन? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर, क्या वह प्रशांत महासागर है, क्या वह अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है या फिर आर्कटिक महासागर है। प्यारे बच्चे देखो, अब इस प्रश्नों के आंसर को करें इससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जा रहा है महासागर की, तो महासागरों की कुल संख्या कितनी है? महासागरों की कुल संख्या 5 है। कौन कौन सा महासागर है प्यारे बच्चे? तो नोट करते जाइए। सबसे पहला जो आपका है वह है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर प्यारे बच्चे? प्रशांत महासागर। इसके बाद बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है प्यारे बच्चे? तो तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका हिंद महासागर, है ना। और चौथे नंबर पर कौन आ जाता है? तो आप कहोगे सर दक्षिणी महासागर। कौन सा आ जाता है? दक्षिणी महासागर। और सबसे आखिरी नंबर पर जो आ जाता है वह है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। अब देखिए, इसमें जो क्रम मैंने अरेंज किया है, इस क्रम के आधार पर आप पता कर सकते हो कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर आपका पहला नंबर पर कौन आ जाता है? प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्रशांत महासागर। अब देखिए, यहां से प्रश्न जब आपसे पूछा जाए, बताइए कि सबसे बड़ा दूसरे नंबर का महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा तीसरे नंबर का कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है सर? आर्कटिक महासागर। तो कई तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप आराम से कर सकते हो। अब बात हो रही है प्रशांत महासागर की, तो जरा ध्यान से समझना। देखो, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है और इस पूरे दुनिया यानी कि इस पूरी सृष्टि का बात कर लिया जाए, पूरे पृथ्वी का बात कर लिया जाए, तो उस पूरे पृथ्वी का लगभग यह 70.8% क्षेत्रों पर फैला हुआ है। कितने परसेंट क्षेत्रों पर? आप कह सकते हो लगभग 71% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी, तो इस पृथ्वी पर जल की मात्रा की बात करता हूं, तो आपका लगभग जो है 97% जल जो है आपका कहां पर अवस्थित है? 97% जल जो है इस पूरे पृथ्वी का आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके सामने आ सकता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखो, यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, बताइए सबसे गहरा महासागर कौन सा है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा आपसे? सबसे गहरा महासागर। तो आप कहोगे सर सबसे गहरा महासागर भी कौन है? तो वह प्रशांत महासागर ही है। इसके बाद देखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है। क्या पूछा जा सकता है? सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, वह गर्त कौन सा है? मारियान गर्त है। कौन सा गर्त है? मारियान गर्त, जो कि आपके प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आता है। इसलिए इन सभी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखना, जितने प्रश्न मैंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरे प्रश्न पर एक बार आप लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हो प्यारे बच्चे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सारे बच्चों को एक साथ क्लास से जोड़िए, क्योंकि देखो, हर क्लास के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है और हमारी कोशिश रहती है कि मैं आपको कम प्रश्नों में इतने सारे प्रश्न करवा दूं ताकि पेपर
पेपर में कुछ भी आपसे पूछा जाए ना तो आप आराम से हल कर सकोगे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या हुआ, पर्वतीय क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, देखो यहां पर अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, किसकी बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों का, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का यह 24% के आसपास जो है 24% क्षेत्रफल पर जो आपको क्या मिल जाता है, पर्वतीय क्षेत्र मिल जाता है। फिर अगर बात करते हैं पठारी क्षेत्रों की, पठारी क्षेत्र भाई साहब लगभग यह 33% क्षेत्रफल मिल जाता है। और मैदानी भाई साहब, मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यह आपको 41% पर, ठीक है, और रेस्ट आपका पहाड़ी क्षेत्र मिल जाता है। तो आप इससे आकलन लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक क्षेत्रफल ग्रहण करने वाला क्षेत्र वह कौन सा है, तो मैदानी क्षेत्रफल है। ठीक है, इस सारे क्षेत्रफल को, सारे परसेंटाइल को जरूर याद रखिएगा, हो सकता है आपसे परसेंटाइल भी पूछा जाए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से नोट कर लेना, जैसे कि हम बात करते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हमारे भारत का क्षेत्रफल है ना, यह भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा विश्व का जो टोटल क्षेत्रफल है, विश्व के टोटल क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वह 2.4% है। कितना प्रतिशत है, 2.4%। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी के सबसे नजदीक है। देखो अब वायुमंडल की बात हो रही है, वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं भाई, 5 परतें। कौन कौन सा परत है, सबसे पहला बात करूं तो वह क्षोभ मंडल हो जाता है आपका, दूसरे पर बात करूं समताप मंडल हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, समताप मंडल। तीसरे पर बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, देखो समताप मंडल के बाद आपका आ जाता है मध्य मंडल, ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका क्या, तो आ जाता है आपका ताप मंडल, है ना, और इसके बाद आ जाता है आपका बहिर्मंडल। ये 5 मंडल जो हैं आपके हैं, जिसमें पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, तो सबसे निकट देखो यहां पर, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी हो गया है ना, ये हमारा सपोज कीजिए पृथ्वी हो गया, तो पहला नंबर पर जो परत आएगा, पहला नंबर पर जो परत आएगा वह कौन सा होगा, आपका क्षोभ मंडल होगा। कौन सा मंडल होगा, क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई तक है, लगभग आप कह सकते हो, वैसे तो एग्जैक्ट भूमध्य रेखा पर बात करेंगे तो भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन आप जो है लगभग में 20 किलोमीटर के आसपास इसका आकलन कर सकते हो। ठीक है, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक क्या जो क्षेत्रफल है ऊपर पृथ्वी से ऊपर सतह पर, तो वह क्या है, क्षोभ मंडल का है। इसके ऊपर आ जाता है आपका समताप मंडल। क्या आ जाता है प्यारे बच्चे, समताप मंडल आपका दूसरे नंबर पर आ जाता है, जो कि लगभग मैं बात करता हूं पृथ्वी के सतह से तो यह 50 किलोमीटर के आसपास, मान लीजिए 50 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास तक है ना। और मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल देखो, मध्य मंडल जो है आपका लगभग यह 690 किलोमीटर के आसपास तक जाता है। कितने किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 690 नहीं, 85 किलोमीटर के आसपास तक। ठीक है, नोट कर लीजिए 85 किलोमीटर के आसपास तक, और 690 ये तापीय मंडल है ना। हाँ, और इसके 690 किलोमीटर के ऊपर भाग जो लगभग 10,000 के आसपास, 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाइएगा तो आपको बहिर्मंडल मिल जाएगा। तो ये कुल 5 मंडल है। तो अब आपका क्वेश्चन कह रहा था कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, तो आपको मैंने क्या बताया, वह क्षोभ मंडल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब पूछा जाए कि सबसे दूर कौन सा है तो आप कहोगे सर बहिर्मंडल है ना। क्षोभ मंडल की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यहां पर नोट कीजिएगा क्षोभ मंडल, जहां पर आपको गैसों का आवरण दिखता है। किसका आवरण, तो आपसे पूछा आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में गैसों का आवरण देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने यूनिट नंबर 1 की क्लास जब करवाई थी तो आपको पढ़ाया था, बताइए इसमें से किस मंडल में जो है वायुयान उड़ते हैं, कौन से मंडल है जहां पर वायुयान, जानते हो ना एरोप्लेन, वह कहां उड़ता है, कौन से मंडल में, कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो प्यारे बच्चे, अगला सवाल क्या है आपका, अगला नंबर सवाल कहता है कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है। समुद्र की गहराई, स्टार लगाइएगा, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब बात हो रही है समुद्र की गहराई मापने का, तो आप कहोगे सर फेदोमीटर के द्वारा या फीडम मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापी जाती है। लेकिन यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जरा इसको भी जान लो। जैसे कि बैरोमीटर की बात करते हैं, सर बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु दाब। क्या मापा जाता है, नोट कर लीजिए, इसमें से एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में पक्का देखने को मिलेगा, है ना। वायु दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। आगे बात करते हैं, देखो यहां पर नोट करना हाइग्रोमीटर। क्या नोट करना, हाइग्रोमीटर।
हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है प्यारे बच्चे? हाइग्रोमीटर से जब हम बात करते हैं इसके मापन की, तो हाइग्रोमीटर से भाई साहब आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है कि हवा में जो है जलवाष्प की नमी कितनी है, जलवाष्प की मात्रा कितनी है, या किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। वहीं पर अगर बात हो ताप मापने की, किसकी? ताप मापने की, तो भाई थर्मामीटर है ना। थर्मामीटर से क्या नापा जाता है भाई? गर्मी मापा जाता है, ताप मापा जाता है। वो गाना सुना हो ना, क्या कहते हैं, नापब तो हर गर्मी लगा के थर्मामीटर वाला, है ना। तो वही बात है भाई, थर्मामीटर से क्या नापते हैं भाई? ताप मापते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए अगला नंबर जो है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से बात करी जाए तो आप इससे जो है हवा की गति और दिशा को मापते हैं। किसको मापते हैं? हवा की गति और दिशा को मापते हैं, है ना। हवा की गति और दिशा को किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है। ये सारे मापन की जो पद्धतियां हैं, इन सभी पद्धतियों को याद कर लीजिए, निश्चित ही याद कर लीजिए, एक प्रश्न आपके पेपर में पक्का आएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। तो आपका जो अगला सवाल है प्यारे बच्चे, कहता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सा है? अब देखिए यहां पर जैसे कि मैंने बताया था, क्षोभ मंडल में गैसों का आवरण देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी गैसें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, मीथेन, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे आपको आर्गन्स, इस तरीके से बहुत सारी गैसें देखने को मिलती है। अब प्यारे बच्चे जब मैं बात करता हूं गैसों की, तो देखो इसका जो क्रम होता है कैसा होता है? सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, है ना। इसके बाद आपका ऑक्सीजन गैस हो जाता है, इसके बाद जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, और इसके बाद जो है आपका जो है अन्य गैस हो जाता है। बाकी जितने भी गैस आ जाते हैं यहां पर आ जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 78% के आसपास होता है, 78% होता है। ऑक्सीजन गैस जो है भाई साहब 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह 0.03% होता है, और बाकी जो बच जाता है उसमें और भी बहुत सारी गैसेस आ जाते हैं, जैसे ओजोन, मीथेन, ये सब गैस हो गया। ठीक है, ये सारे जो है परसेंटाइल याद रखिएगा, जिसमें ये तीन इंपॉर्टेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्यारे बच्चे देखो एक क्वेश्चन यहां से बहुत फेमस बन सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 0.03%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह पर, किसकी? पृथ्वी की सतह पर जब आपसे पूछा जाए पृथ्वी की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, तो यहां गलती मत करना, यहां याद रखना 0.02% होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर 0.02%, और जब वायुमंडल में पूछा जाए तो 0.03%। बहुत करीब का क्वेश्चन है और गहराई से समझने की जरूरत है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखिएगा। अगला सवाल ये कल को क्लास में ही मैंने करवाया था, जब शॉर्ट टाइप वाली क्लास क्वेश्चंस का करवा रहा था, वहां पर मैंने थॉर्नथ्वेट की जलवायु वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ाया था। देखो थॉर्नथ्वेट की जब बात करते हैं तो यह जलवायु का वर्गीकरण दो भागों में किया। कितने भागों में किया? दो भागों में किया। और जब यह वर्गीकरण किया तो इसका प्रमुख आधार क्या रहा था? क्या इन्होंने वायु दाब के आधार पर वर्गीकरण किया, वनस्पति के आधार पर, तापमान के आधार पर, या वर्षा के आधार पर? तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा सर कल्ले पढ़ के तो हमारा है कि इन्होंने क्या किया था? पेड़ पौधों को मापनी बनाया था, यानी कि वनस्पति के आधार पर। किसके आधार पर प्यारे बच्चे? वनस्पति के आधार पर इनके द्वारा क्या किया गया था? जलवायु का वर्गीकरण किया गया था। उम्मीद करता हूं आप ये बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, बाद में देखो ये दो प्रकार का क्लासिफिकेशन था, फिर बाद में जाकर इसे संशोधित करके 3 आधारीय जो है क्लासिफिकेशन किया गया थॉर्नथ्वेट के द्वारा। तो ये सारी बातें कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। आगे बात करते हैं, प्रश्न अगला देखिएगा, स्टार लगाइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं, कहता है विश्व के किस सागरीय जल का तापमान सबसे अधिक है? जैसे देखिए कैरेबियन सागर हो गया, लाल सागर हो गया, फारस की खाड़ी होगी, मैक्सिको की खाड़ी हो गई। इसमें कौन सा ऐसा सागर का जल है जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो यहां पर जब बात करते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से, तो जैसे कि हम बात करते हैं कैरेबियन सागर की, किसकी बात करते हैं? कैरेबियन सागर की, लाल सागर की, फारस की खाड़ी की। फारस की खाड़ी की बात करें तो इसका टेम्परेचर जो है जल का 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर बात करते हैं प्यारे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपको ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पर लाल सागर की बात करते हैं, जो सबसे अधिक देखा जाता है 32.8 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसके जल का तापमान होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब यहां पर कई सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे आप
आपसे पूछा जाए बताइए कि लाल सागर कहां पर अवस्थित है, तो क्या कहोगे? सर लाल सागर जो है अपने क्या कहते हैं अफ्रीका और एशिया के बीच में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? अफ्रीका एंड एशिया के बीच में देखने को मिलता है ना। अफ्रीका और एशिया के बीच में कौन सा सागर देखने को मिलता है? लाल सागर देखने को मिलता है। वहीं पर मैं बात करूं कैरेबियन सागर की, तो याद रखना प्यारे बच्चे यह अटलांटिक महासागर में आपको कौन सा सागर देखने को मिलता है? तो कैरेबियन सागर देखने को मिलता है। फिर जब बात हो रही है फारस की खाड़ी की, आप कहोगे सर हिंद महासागर का यह सागर है। कहां का? हिंद महासागर में आपको यह फारस की खाड़ी देखने को मिल जाती है। वहीं पर बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी की। मैक्सिको की खाड़ी प्यारे बच्चे उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है? उत्तरी अमेरिका में आपको मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलती है, जो कि लाल सागर के जो है लाल सागर से क्या है लाल नहीं कैरेबियन सागर के आसपास है। ठीक है, थोड़ा सा उसके करीब देखने को मिल जाता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चंस यहां हो गए। आगे जब हम बात करते हैं सवाल नंबर 8वां क्या है, तो देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है स्थिर जल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्टार लगाइएगा। स्थिर जल सिद्धांत आगासिस, गार्डिनर, सर जॉन मर्रे या फिर बात करें डेली। तो स्थिर जल का जो सिद्धांत था प्यारे बच्चे यह किसके द्वारा दिया गया? आप कहोगे सर जॉन मर्रे के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्टार लगाइए। पुस्तक वाला क्वेश्चन सब तो जरूर याद रखना क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछिए लेता है। जैसे कि बात करते हैं कॉस्मस नामक पुस्तक। कॉस्मस नामक पुस्तक की जब बात हो रही है प्यारे बच्चे, तो देखो 1980 में इस पुस्तक का क्या होता है? प्रकाशन होता है। और 1980 में जो है सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक था कॉस्मस पुस्तक। याद रखना 1980 में क्या था? सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक था कॉस्मस। और इस पुस्तक की बात करी जाए तो इस पुस्तक में भाई साहब किसके बारे में बताया गया है? तो ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप के बारे में बताया गया। किसके बारे में? ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो जब आपसे पूछा जाए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक है जो ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूपों का वर्णन करती है? आप कहोगे कॉस्मस पुस्तक। 1980 में प्रकाशित होता है और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्यारे बच्चे? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो 10वां क्वेश्चन कहता है कि नदी की युवावस्था से बनने वाली आकृति कौन सी होती है? नदी की युवावस्था है ना। देखो या नदी की अवस्थाओं की जब बात होती है, याद रखना देखो नदी की अवस्था, स्टार लगाइए और हेडिंग बनाकर लिखिए नदी की अवस्था। नदी की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? पहली अवस्था की बात करें तो युवावस्था होता है। क्या होता है? युवावस्था होता है। दूसरी अवस्था की बात करें प्यारे बच्चे तो यहां पर एक परिपक्व अवस्था होता है। क्या होता है? परिपक्व अवस्था होता है। ठीक है, परिपक्व अवस्था होता है। और इसके बाद जो है अंत में प्रौढ़ावस्था होता है, जिसको हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था कह लीजिए, वृद्धावस्था कह लीजिए। अब देखो यहां से कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे हम बात करते हैं युवावस्था में, भाई युवा जोश, युवा जुनून बड़ा खतरनाक होता है। इसमें आपको जो है क्या, तो इसमें ऊर्जा है ना, ऊर्जा और शक्ति, ऊर्जा और शक्ति। अभी देखते हो ना, कुछ अगर थोड़ा भी एकदम कुछ भी हो तो सीधे हम लोग लाठी लेके दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि युवावस्था जवानी है और जवानी में जोश बड़ा होता है, जवानी में खून में उबाल बहुत होती है। उसी प्रकार से नदी की अवस्था की बात करी जाए तो नदी की अवस्था जो युवावस्था होती है, यहां पर इसमें ऊर्जा और शक्ति जो है काफी मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन जब यही परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो परिपक्व अवस्था में जो है इसकी गति क्या हो जाती है? थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। युवावस्था की अपेक्षा क्या होता है? धीमा गति पर जाता है। नहीं देखते हो, जब आप अपने पापा को देखते होंगे कि जब उनको सारी परिस्थितियां नजर आ जाती है, सारी जिम्मेदारियों का समझ हो जाता है, तो उनकी जो खूनों में उबाल है वो क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। और वह हर परिस्थितियों को अच्छे से देखकर भांप कर चलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी नदी की जो अवस्था है, परिपक्व अवस्था, यहाँ पर पानी की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रौढ़ावस्था की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था है, वृद्धावस्था जिसको कहते हो, जहां पर हर गति धीमी पड़ जाती है। क्या होती है? हर गति बहुत धीमी पड़ जाती है। एक तरीके से कहो तो हर चीजें जो है शांत हो जाती है। अब सवाल यहां से क्या क्या बनेगा, देखो कैसे घुमा घुमा के तुमसे प्रश्न पूछते हैं हम। देखो बात करी जाए, जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं यहां से, बताइए कि नदी की ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में मृदा का अपरदन सबसे ज्यादा होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चे, वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में मृदा का अपरदन सबसे ज्यादा होगा और किस अवस्था में मृदा का अपरदन सबसे कम होगा? आपका सीधा जवाब होगा सर मृदा अपरदन कब होता है? जब जल का बहाव तेजी से हो। जब जल का बहाव क्या होगा? जब जल का बहाव तेजी से होगा, वैसी स्थिति में मृदा अपरदन तेजी से होगा, मिट्टी का कटाव तेजी से होगा। मतलब वह अवस्था सर युवा अवस्था होगा, जहां पर मृदा की
मृदा का जो अपर्दन है वो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा होगा। लेकिन प्रौढ़ावस्था की बात करें सर, यहां पर क्या होगा, मृदा का अपर्दन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पानी तब बिल्कुल शांत हो जाएगा, और जब पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा तब मिट्टी कटबे नहीं करेगा। कटेगा, बताइए, नहीं कटेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन जब घुमाकर भी पूछा जाए तो प्यारे बच्चे, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट होंगे वो तो गर्दा छोड़ा कर आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से आपके पेपर में जो ग्रुप नंबर बी में क्वेश्चंस आता है वो क्या आता है। ग्रुप नंबर बी में प्यारे बच्चे आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपको 5 मार्क का होता है। इसमें आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स यहां पर मेरे द्वारा डिनोट किए गए हैं और इन पॉइंट्स पर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। जैसे कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण, आज ही मैंने ये क्लास करवाया है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण, इसका भी क्लास आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। आर्द्रता की बात करते हैं, इस पर भी क्लास प्रोवाइड कर दिया है। ज्वार भाटा, इस पर भी क्लास प्रोवाइड कर दिया है। और लहर जल धारा में अंतर, इस 5 पॉइंट्स पर मैंने क्लास प्रोवाइड कर दिया है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम पर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखिए आज के क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक फेमस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है। ग्रुप नंबर सी में आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। 3 प्रश्न बनाने होते हैं, 10 मार्क का ये क्वेश्चंस होता है। अब एक चीजें थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे, है ना। देखो बच्चे के मन में बहुत ज्यादा डाउट क्या होता है, सर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम तो 4-5 पन्ना तो लिखबे करेंगे तभी नंबर मिलेगा। अरे बुर्बक कहीं का, ऐसा नहीं होता है। 10 नंबर का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्नों का आंसर करो तो 2.5 से 3 पेज, 2.5 से 3 पेज, ठीक है। ये 2.5 से 3 पन्ना नहीं, 2.5 से 3 पेज कह रहा हूं मैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिए। और जो चीज लिखते हो उसको ऑथेंटिक तरीके से लिखो, बेहतर ढंग से लिखो, ताकि क्या हो तो जब क्लियर रहेगा और सारी जानकारी उचित रहेगी तो आपको मार्क बढ़िया मिलेगा। और वो कैसे कर पाओगे, तो हमारी क्लास से कर पाओगे। चलिए इन प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं, बारी बारी से देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा इस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चंस हमारा है जलवायु विज्ञान को परिभाषित करें। लो, जलवायु विज्ञान किसको कहते हैं इसके बारे में बताना है, और फिर कहता है कि इसकी महत्ता क्या है, यानी कि ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, इसके बारे में बताना है। इसी क्वेश्चंस को देखिए एक और तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है, जैसे जलवायु विज्ञान के अर्थों को बताइए। जलवायु विज्ञान का क्या अर्थ होता है, क्लाइमेटोलॉजी का क्या अर्थ होता है ना, और इसके विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए इसके आंसर पर चर्चा करते हैं और हर एक चीजों को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान की, तो जलवायु विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। एक शब्द यहां पर जलवायु है, जलवायु को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट। देखो ये क्लाइमेट शब्द बना कैसे है, तो क्लाइमेट शब्द जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द क्लीमा से बना है। किससे बना है प्यारे बच्चे, क्लीमा से बना है। और इस क्लीमा का जो अर्थ होता है, क्या होता है, क्लीमा का अर्थ होता है ढलान। क्या होता है प्यारे बच्चे, ढलान होता है। अब सर कुछ भी नहीं समझ में आया। देखो इस ढलान से क्या तात्पर्य है, तो इस ढलान से तात्पर्य है पृथ्वी का ढलान। किसका ढलान प्यारे बच्चे, पृथ्वी का ढलान। चलिए अब हम समझते हैं क्लाइमेटोलॉजी को, कि आखिर जलवायु से जलवायु विज्ञान की परिभाषा कैसे निकल कर आती है। ठीक है, देखिए जलवायु विज्ञान की जब बात होती है तो यह एक प्रकार का भौतिक भूगोल का क्या है, पार्ट है। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का क्या है प्यारे बच्चे, फिजिकल ज्योग्राफी का यह पार्ट है। और यह एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और किसी स्थान विशेष पर जलवायु का अध्ययन करने को मिलता है। यानी कि पृथ्वी के साथ साथ आप किसी भी एक स्थान विशेष का क्या कर सकते हो, इसमें जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसी को क्या कहा जाता है, उसी भौतिक भूगोल को जलवायु विज्ञान कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप जलवायु विज्ञान के बारे में जानकारी समझ गए होंगे। देखिए अगर मैं क्लियरली कहूं तो सीधा सीधा याद रखोगे आप कि भाई पृथ्वी पर हो चाहे किसी भी स्थान विशेष पर हो, है ना, कोई भी विशेष स्थान हो जहां पर अगर आपको जलवायु के बारे में, जलवायु की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप वहां उसका अध्ययन कहां करेंगे, जलवायु विज्ञान में करेंगे। चलिए बात करते हैं। देखो इसके संबंध में बहुत सारे ऐसे भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, उन्होंने अपना अपना परिभाषा दिया। तो बारी बारी से हम सभी के परिभाषाओं को समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑस्टिन साहब क्या बताते हैं। ऑस्टिन बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे और इनके द्वारा बताया गया कि जो जलवायु विज्ञान है
यह विज्ञान की एक शाखा है। जलवायु विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की एक शाखा है जो मौसम की औसत स्थिति का चर्चा करती है। बात वही है भाई, मौसम की औसत स्थिति कह लीजिए, मौसम संबंधी जानकारी कह लीजिए, मोटे तौर पर मौसम के बारे में सभी चीजों को मिलाकर एक प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत करना क्या है? एक सम्मिलित जानकारी प्रस्तुत करना, यही मौसम विज्ञान की जलवायु विज्ञान है ना? क्या है? जलवायु विज्ञान। किसने बताया ऐसा? ऑस्टिन साहब ने बताया। वहीं पर थॉर्नथ्वेट साहब कहते हैं, थॉर्नथ्वेट साहब जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है जलवायु विज्ञान में, है ना? और जब इनकी सुझाव आती है तो मानो कि जलवायु विज्ञान एक अलग ही रूप ले लेता है। अब वो अलग रूप क्यों ले लेता है? तो ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इनके द्वारा बताया गया कि जलवायु की जो प्रत्येक विशेषताएं हैं यह पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच गर्मी, नमी और गति के आदान प्रदान से निर्धारित होता है। देखो, बहुत करीब की बातें बता दिया इन्होंने बताया हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के बीच में क्या टेम्परेचर है, क्या इनकी जो है गति है, क्या इनका मोशन है, इस सभी के बीचों के आदान प्रदान, क्या नमी रहती है यहाँ पर, इन सभी के आदान प्रदान का निर्धारण जिस विज्ञान के माध्यम से करते हैं वही माध्यम क्या कहलाता है? तो जलवायु विज्ञान कहलाता है। किसके द्वारा बताया गया? थॉर्नथ्वेट के द्वारा बताया गया। आगे बात करते हैं, और भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता ने इनकी परिभाषा दी, जैसे कि रिचर्ड जे ग्रीनेल ने बताया कि जलवायु विज्ञान किसी विशेष स्थान पर लंबी अवधि में औसत मौसम स्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जैसे कि ऑस्टिन साहब ने बताया था, यह क्या है? ऑस्टिन ने बताया था कि मौसम की औसत स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन रिचर्ड जे ग्रीनेल जो है ये बताते हैं कि देखो, एक लंबे समय में क्या है, तो मौसम की स्थितियों का औसत जानकारी प्राप्त करना, ये क्या है? तो आपका जलवायु विज्ञान कहलाता है। आगे बात करते हैं, और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री भूगोलवेत्ता हुए, जैसे कि इन्होंने कौन थे भाई साहब? रोजर जी वेरी और रिचर्ड जे चोर्ले। इन दोनों के द्वारा क्या बताया गया? इन दोनों के द्वारा बताया गया कि जलवायु विज्ञान जो है यह वायुमंडलीय विज्ञान की वैसी शाखा है जो दीर्घकालीन मौसम पैटर्न और उनके अंतर्निहित भौतिक, जैविक और मानवीय कारकों के अध्ययन से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनका जो है परिभाषा थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है, थोड़ा सा जो है काफी डीप नॉलेज देने वाली लगती है। जैसे कि अभी तक जो भूगोलवेत्ता थे उनके द्वारा बताया गया कि मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी अगर आप मोटे तौर पर प्राप्त करते हो, मौसम विज्ञान के बारे में जहां पर आपको जानकारी मिल जाती है, समझिए जलवायु विज्ञान है। लेकिन इनके द्वारा क्या बताया गया? ये जो रोजर जी वेरी है, रिचर्ड जे चोर्ले हैं, ये भाई साहब कहते हैं कि देखो, एक लंबे समय अंतरालों का जो मौसम पैटर्न है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना तो जलवायु विज्ञान है ही, परंतु इसके साथ साथ इस पृथ्वी पर जो भी भौतिक या जैविक या मानवीय कारक हैं, उन सभी कारकों का समाहित रूप से अध्ययन प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका जलवायु विज्ञान। समझ में आया बात? चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला जो है आपका किनके द्वारा बताया गया? जॉन ई ओलिवर और जॉन जे हिडोरे। ठीक है, जॉन ई ओलिवर और जॉन जे हिडोरे के द्वारा बताया गया कि जलवायु विज्ञान जो है यह पृथ्वी की जलवायु और तापमान, वर्षा, हवा और अन्य वायुमंडलीय स्थिति का दीर्घकालीन पैटर्न और विविधताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब इनके द्वारा बताया गया कि देखो, पृथ्वी की जलवायु के बारे में तो ये हमें बताता ही है, इसके साथ साथ जलवायु पर आधारित तापमान, वर्षा की स्थिति, हवा का जो स्थिति है, इन सभी वायुमंडलीय स्थितियों का एक समुचित अध्ययन और साथ साथ इनके विविधताओं को जानना जो है ये क्या कहलाता है? तो जलवायु विज्ञान कहलाता है। आगे बात करते हैं। तो देखो अगला जो डिफिनेशन है क्रिटिक्लिफ के द्वारा दिया गया। क्रिटिक्लिफ साहब कहते हैं कि जलवायु विज्ञान जो है प्यारे बच्चे, वह एक प्रकार का ऐसा विज्ञान है जो जलवायु की प्रकृति का वर्णन करती है और साथ में यह व्याख्या करने का प्रयास करती है कि यह स्थान स्थान पर किस प्रकार अलग अलग होता है ना। वैसे भी जलवायु का जो क्षेत्र है, जलवायु परिवर्तन आप पढ़े होंगे कि हर जगह जो है जलवायु की स्थितियां समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो इन सभी स्थितियों पर फोकस करने के लिए कौन कहता है? क्रिटिक्लिफ कहते हैं। क्रिटिक्लिफ कहते हैं कि जलवायु का अध्ययन तो हमें यहाँ से मिल ही जाता है, प्रकृति में जो जलवायु है उसकी स्थिति के बारे में तो हम जानिए लेते हैं। इसके साथ साथ हम इस चीज़ का भी प्रयास करते हैं कि अनेक स्थानों पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो जलवायु होती है उसके बारे में भी हमें यहीं से जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ मानव की गतिविधियाँ इससे किस प्रकार संबंधित है जलवायु से, इसके बारे में भी बताता है।
ये कौन बताया? क्रिटिक्लिफ बताया। तो ये कुल परिभाषाएं थी आपकी किसकी? तो ये अनेक भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई परिभाषाएं आपके जलवायु विज्ञान की थी। सवाल अब आता है, जैसे कि आपका क्वेश्चंस कहा है कि जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, जरा इसको समझते हैं। तो जलवायु विज्ञान की जब बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो वैसे तो इनके 3 मुख्य क्षेत्र हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं? 3 मुख्य क्षेत्र हो जाता है। जैसे भौगोलिक, जैसे कि इनका भौतिक क्षेत्र हो जाता है, जैसे कि इनका प्रादेशिक क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रादेशिक क्षेत्र हो जाता है। और जैसे कि आपका क्या कहें तो इनका व्यवहारिक क्षेत्र हो जाता है ना, व्यवहारिक क्षेत्र हो जाता है। इन तीनों क्षेत्रों को हम बारी बारी से समझेंगे। पहले थोड़ा सा जलवायु विज्ञान के कुछ और क्षेत्रीय अध्ययनों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, जलवायु विज्ञान जो है यह स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु की प्रकृति और प्राकृतिक तथा मानव प्रेरित कारकों दोनों का अध्ययन कराती है। ठीक है, यानी कि जलवायु विज्ञान, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, जलवायु विज्ञान जो है यह स्थानीय मौसम के बारे में तो हमें बताता ही है, स्थानीय प्रकृति के बारे में तो बताता ही है, साथ में क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु की प्रकृतियों को भी बताता है। और इस प्राकृतिक में या फिर प्राकृतिक में रहने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव है, इन सभी प्रभावों का अध्ययन हमें कहां पर देखने को मिलता है? जलवायु विज्ञान में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का क्या कारण बनता है, यह भी आपको कहां पर देखने को मिलता है? जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। जलवायु विज्ञान अतीत पर विचार करता है और भविष्य की जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने में भी हमें मदद करता है। जैसे कि जलवायु की परिवर्तन की जो स्थिति है, यह स्थिति जैसे कि आप दिनानुदिन देखते हैं कि जलवायु एक इस प्रकार से परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है, जिसके आधार पर हम ये भी आकलन कर सकते हैं। वर्तमान की स्थिति के बारे में तो बताता है कि जलवायु कैसी रहने वाली है, नम रहने वाली है, उष्ण रहने वाली है, ये तो बताता ही है। बट ये चीज भी जानकारी हमें दे देता है या कि भविष्य में जो है, भविष्य में जलवायु की स्थिति कैसे रहेगी, इसके बारे में भी हमें जलवायु विज्ञान से जानकारी मिल जाती है। कभी कभी यह जलवायु विज्ञान के रूप में और कभी कभी माप विज्ञान के रूप में हमारे सामने निकल कर आता है। मतलब जलवायु विज्ञान जो है यह कभी कभी जलवायु के अध्ययन के बारे में जानकारी देता है, तो कभी कभी विज्ञान के रूप में भूमिका निभाता है, क्योंकि हम इसके तहत जो है मौसम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और जलवायु के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इन सभी के अध्ययन का हमें संग्रह कहाँ मिल जाता है? जलवायु विज्ञान में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, देखिए तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अध्ययन के भौतिक पक्ष हैं, प्रादेशिक पक्ष हैं और व्यवहारिक पक्ष है। तो अब इन तीनों पक्षों को समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इनके भौतिक पक्षों की, तो भौतिक पक्ष में प्यारे बच्चे देखो, जलवायु विज्ञान का जो ये भौतिक पक्ष है, जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा विनिमय के बारे में पढ़ते हैं कि ऊष्मा का विनिमय किस प्रकार से होता है, ऊष्मा किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। इसके बाद आर्द्रता विनिमय के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आर्द्रता जो है वायु में नमी किस प्रकार से है, कहाँ नमी, क्योंकि देखते होंगे आप कहीं भारत की ही बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सालों भर ठंडी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सामान्य अवस्था में ठंडी, सामान्य अवस्था में गर्मी देखने को मिलती है। तो अलग अलग रूप में जो है आर्द्रता का विनिमय कैसे होता है, साथ में पवन का प्रवाह जो है किस प्रकार से, कहीं तेज हवाएं चलती हुई देखने को मिलती है, कहीं कम हवाएं चलती हुई देखने को मिलती है। तो इस सभी का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? तो जो कि आपके क्या है, तो जलवायु विज्ञान है, उनके भौतिक पक्ष में करते हैं। इसके साथ साथ जो है प्यारे बच्चे, तो इसके साथ साथ इस कार्यों के संपादन में जलवायु के विभिन्न तत्वों जैसे कि सूर्य ताप, दिन की अवधि, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, बादल, वर्षा, इन सभी का अध्ययन हमको कहाँ देखने को मिलता है? इन सभी का अध्ययन हमको इसके भौतिक पक्षों में देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूं भौतिक पक्ष आप समझ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं हम प्रादेशिक पक्ष की। तो देखो, प्रादेशिक पक्ष के अंतर्गत क्या होता है, तो विभिन्न मौसमी और जलवायु तत्वों का क्या करते हैं, प्रादेशिक विभिन्नताओं के आधार पर अध्ययन करते हैं। यानी कि अनेकों प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु की स्थिति है, वो जलवायु की स्थिति और साथ में मौसम की क्या स्थिति है, उन मौसम की स्थितियों का अध्ययन हमें प्रादेशिक पक्ष में देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो है, इसके वर्गीकरण के साथ साथ हम विभिन्न जलवायु तत्वों की विवेचना प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय आधार पर करते हैं। यानी कि प्रादेशिक विभिन्न देशों के स्तर पर, और फिर बात करें तो हम अपने क्षेत्रीय स्तर पर इसका आकलन कर पाते हैं कि वहां की तुलना में हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है और फिर यह किस प्रकार से परिवर्तित है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम प्रादेशिक तत्वों के प्रादेशिक पक्षों में अध्ययन करते हैं। और एक आखिरी है आपका क्या, तो जलवायु विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष। देखो प्यारे बच्चे, व्यवहारिक पक्ष की जब बात होती है तो व्यवहारिक पक्ष में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो जो व्यवहारिक पक्ष है जलवायु विज्ञान का, उसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि इसके अंतर्गत जो है जलवायु विज्ञान और अन्य विज्ञानों के माध्यम से
इसके व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करता है। जैसे कि मनुष्य की हम बात कर ले तो मनुष्य जो है, मनुष्य का जीवन किस प्रकार सुखमयी बनाया जा सकता है, इन सभी चीजों का अध्ययन आपको व्यवहारिक पक्ष में देखने को मिलता है। क्योंकि जलवायु पर बहुत सारे ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारी मनुष्य की आश्रित होती है। आज जलवायु अगर सही है, जलवायु की स्थिति सही है तो देखते हो फसलों का पैदावार सही होता है। जलवायु की स्थितियां सही नहीं है, फसलों का पैदावार सही नहीं होगा। जब फसलों का पैदावार सही नहीं होगा, वैसी स्थिति में मनुष्य का जीवन संकटमयी हो जाएगा। तो इस आधार पर हम देख पाते हैं कि मनुष्य का जीवन सुखमयी या किस प्रकार बना सकती है। हम इसका अध्ययन कहां करते हैं, तो व्यवहारिक पक्षों में करते हैं। बाकी बात करें तो जलवायु विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत जो है जलवायु पर तीव्र गति से बदलते पर्यावरणीय प्रभाव और भौगोलिक अध्ययन का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे देखो, अब वर्तमान में हम बात करते हैं तो वर्तमान में आपको बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत सारे ऐसे तकनीकी विकास है जिसके कारण आज पर्यावरण जो है दिनानुदिन प्रदूषित होता जा रहा है। और पर्यावरण दिनानुदिन प्रदूषित होने की जो समस्याएं हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का अनुपात क्या हो रहा है, वायुमंडल में गैसों का अनुपात परिवर्तित होता है। और जब वायुमंडल में गैसों का अनुपात परिवर्तित होगा तो समझिए कि यहाँ की जलवायु की दशा क्या होगी, परिवर्तित होगी। जलवायु की दशा जब परिवर्तित होगी तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि हमारे जीवन में क्या होगा, तो उथल पुथल होना शुरू हो जाएगा, हमारी जीवन अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा अध्ययन हमको कहां पर देखने को मिलता है, जलवायु विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष में हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, जलवायु विज्ञान इस परिवर्तन और विश्व के जैविक पर्यावरण पर पड़ते हुए इनके प्रभावों का अध्ययन समाहित करके हमें व्यवहारिक पक्ष में बताता है। और इसके साथ साथ आज विश्व की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, आज ज्वलंत समस्याओं की बात करें तो जैसे आप देखते हो कि गर्मी कितनी ज्यादा मात्रा में पड़ती है, तो यह सब किसके कारण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण ही देखने को मिल रहा है ना। और यह सारा विस्तृत अध्ययन हमें जहां पर देखने को मिलता है वह क्या है, तो वह जलवायु विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। उम्मीद करता हूं आप इसके तीनों पक्षों को समझ गए होंगे कि आखिर इन जलवायु विज्ञान के जो ये अध्ययन का पक्ष है, अध्ययन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है कौन कौन से क्षेत्र में आपको कौन सी जानकारी मिलती है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि इस बार के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी जा सकती है। और उम्मीद करता हूं मैं आपको इसका आंसर अच्छे से समझा पाया हूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। विशेष क्लास हेल्पफुल लगी, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चे, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ एक एक क्लास को प्रोवाइड करता हूं आपके लिए और काफी ज्यादा समय लगती है इसमें, तो आपका सपोर्ट बनता है। और सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।